पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आकाशवाणी के बहुचर्चित कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में। नमस्कार। मेरे सारे सुनने वाले श्रोताओं को, बड़े बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम और बच्चों को बहुत बहुत प्यार। ये भोपाल जो शहर है आपकी दृष्टि में कैसा है और इससे किस तरीके की आपकी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं? स्मृतियाँ सबसे पहले बताती हूँ। मेरे मामा जी कृष्ण कुमार राणा जी भोपाल में आकर बसे हैं। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 78-79 में वो यहाँ आए, यहीं पे सेटल हुए। और मेरी जो छोटी बहन है मामा की बेटी, वो इंदौर में ब्याही है। तो सबसे पहली तो यही स्मृति है मेरे मायके की। हाँ, जो मैं समझती हूँ कि एक किसी भी लड़की का एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है मायके के साथ। सही, तो भोपाल मेरा मायका हुआ सबसे पहले। और जहाँ तक आप भोपाल शहर की बात करें तो जब भी मैं आती थी, अब तो अक्सर इतना आना नहीं होता है क्योंकि काम से ज़्यादा क्या है कि घर बार बच्चे इनमें व्यस्त हूँ मैं थोड़ी सी। तो लेकिन जो कुछ मतलब मैंने देखा है भोपाल में, मुझे जब भी मैं आती हूँ यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी हिल स्टेशन में आ गई हूँ, किसी अद्भुत जगह पे आ गई हूँ जहाँ मुझे पहाड़, हरियाली और बहुत एक पता नहीं एक दिली रिश्ता जैसे लगता है, एक खिंचाव लगता है। ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी पराये शहर में आई हूँ। बहुत अच्छा है। तो और उम्मीद करते हैं कि यही जज्बा जो है कलाकार को एक और भी उत्साहित कर देता है भीतर से। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम से। अच्छा, आप पूर्णिमा जी का नाम आज वो नाम है जिसकी आवाज को लोग बचपन से भी सुनते आ रहे हैं, बचपन की भी मीठी आवाज उनके कानों में गूंज रही है और उसके बाद के जो तराने एक के बाद एक हिट्स आप देती हुई चली आ रही हैं, उसका भी एक अलग ही मकाम है। तो बताएं कि शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद आपको बोलना चाहूँगी। बहुत बड़ी पदवी दी आपने मुझे। मैं समझती हूँ ये सब मेरे बड़े बुजुर्गों का, गुरुजनों का आशीर्वाद है, जो थोड़ी बहुत मैंने दुआएं ली, शायद कहीं अच्छे कर्म किए होंगे और ऑफ कोर्स मालिक का कर्म। तो अब आपके सवाल का जवाब मैं दूं। मैंने अपना गाना तो बचपन से ही, वैसे मैं बचपन में ना डांस बहुत अच्छा करती थी। अच्छा। तो घर के लोग सब ये समझते थे कि शायद मैं डांसर ही बनूंगी और मेरी भी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि मैं डांसर बनूं। गोपी किशन जी मेरे फूफा जी लगते हैं, तो मेरी बुआ उनके साथ ब्याही थी, तो बिल्कुल यही था कि मैं डांस सीखूंगी। लेकिन मेरे मामा और मेरी छोटी मौसी जो हैं रेखा राणा जी, वो भी यहीं रहती हैं मामा के साथ, तो उन दोनों को ये बिल्कुल मालूम था कि मैं गाती भी हूँ। तो जब भी घर में कोई भी फंक्शंस होते थे तो वो कहते थे कि डांस हो गया, अब गाना सुनाओ, गाना सुनाओ। तो करते 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 जब मैं 7 साल की हो गई, एक मामा जी वहाँ मुंबई में लायंस क्लब के साथ जुड़े हुए थे, तो एक छोटा सा कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया था और यही था कि भाई डांस करेंगे, हम बच्ची से डांस करवाएंगे। फिर ऐन वक्त पे मामा ने और मौसी ने कहा कि देखो, मुझे समझाया कि डांस तो चलो कर ही लेते हैं बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ 1967 की। काफी पुरानी बात। बहुत पुरानी बात। तो उस वक्त क्या है कि किसी बच्चे का इस तरह से पब्लिक में आकर गाना बहुत नई बात थी। आज तो कोई भी बच्चा उठकर गाता है ना, लेकिन उस वक्त ऐसा था कि भाई एक बच्चा गाना गाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मामा ने कहा कि तुम अगर गाओगी ना तो एक अद्भुत बात हो जाएगी, और मैंने भी मान ली उनकी बात। एक छोटा सा ग्रुप था जिनके साथ उनकी जान पहचान थी। 2-3 गाने मैंने सेट किए जो मैं गाती थी, और मुंबई के तेजपाल ऑडिटोरियम में वो प्रोग्राम था 17 जनवरी 1967। तो मैंने पहला गीत गाया था फिल्म राजा और रंग का, ओ माँ तू कितनी अच्छी है। अच्छा। अब जैसे मैंने वो पहली लाइन गाई, ओ माँ, तो ऐसे तालियों की गड़गड़ाहट हुई कि वो रुके ही ना। मुझे चुप होना पड़ा थोड़ी देर। फिर जब गाना ख़त्म हुआ तो वंस मोर। दूसरा गाना तो याद था, वो उसी फिल्म का, मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली, वो गाया मैंने। फिर और वंस मोर। अब तीसरा गाना मतलब ऐसा है ना कि भाई क्या करूं, लेकिन पता नहीं क्या था कि ये तो मुझे लगता मालिक का कर्म ही है। तो जैसे मैं घर में गाती थी ना, वैसे जो जो गाना याद है, जैसा याद है, मैं सुनाती गई, लोग सुनते गए।
तो करते करते मुझे लगता है तकरीबन मैंने आधा पौना घंटा गाया। अब मेरे ख्याल से तभी वो मेरा सिंगिंग करियर सेट हो गया कि हो सकता है ऊपर वाले ने मोहर लगा दी कि अब आपने गाना ही है। बस उसके बाद फिर मैं वो चुटुक पुटुक शोज करती थी। उस वक्त इतना तो हमको एक्सपोजर नहीं मिलता था। मतलब ये जो आपकी पहली प्रस्तुति रही जिसको तमाम लोगों ने देखा, आपकी आवाज़ पे जो मोहित हुए, उसके बाद आपके मन में ये ख्याल पैदा हो गया कि ये गायन के प्रति मेरा रुझान है और इस फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है? नहीं, ये मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि तब के बच्चे इतने स्मार्ट थोड़ी ना होते थे, थोड़ी अपने लिए डिसाइड करते थे। हमारे लिए तो निर्णय किए जाते थे, हम थोड़ी निर्णय करते थे। तो ये मुझे, हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा, मैं आज जब सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ही नेचुरल था। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ या ये मैंने नहीं करना है। मुझे हमेशा था कि मैं इसी के लिए बनी हूँ, मैं इसी के लिए पैदा हुई हूँ, मुझे यही करना है। बहुत नेचुरल था कि मैं स्टेज पे गई। नहीं तो आप सोचिए ना, एक 7 साल का बच्चा 2-3 हज़ार लोगों के सामने ऐसे गा रहा है उस वक्त। हम, फिर मैं बार बार ये कहूँगी, उस वक्त जब हमको बिल्कुल मतलब घर के बाहर हम कुछ जानते ही नहीं, बिल्कुल नासमझ होते हैं, बहुत ही, हम वाकई नासमझ थे उस वक्त। तो मतलब ये मुझे नहीं था कि मैंने सिंगिंग को ही अपना करियर बनाना है। और तब क्या होता था कि हम गणेश चतुर्थी में जो पंडाल बनते थे वहीं शोज करते थे, वो एक मतलब अल्टीमेट। तो ये शोज करते करते कब ऐसा मौका आया जब आपको पहला मौका मिला फिल्म में? वही मैं, वहाँ क्या हुआ कि मेरा जहाँ पे नैनीहाल था, मतलब मेरी नानी जहाँ रहती थी मुंबई में, वो एक बहुत मतलब एक मशहूर इलाका है मुंबई का, ग्वालियर टैंक। तो वहाँ एक बहुत बड़ी चाल थी, नाना चौक। मतलब वहाँ सारे मतलब कॉस्मोपॉलिटन, सारे किस्म किस्म के लोग, जातिवादी का भेद नहीं, कुछ नहीं। तो वहाँ मेरे नानी के जो पड़ोसी हुआ करते थे, चंद्रकांत भोसले जी, वो जानते थे कि मैं गाती हूँ, क्योंकि बिल्कुल एक परिवार की तरह हम थे। और वो शंकर जयकिशन जी के पास बिल्कुल मतलब उनके इतने करीब थे कि उनके सिटिंग मेंबर हम जो कहते हैं, यानी उनके गाने जब बनते थे तो वो ढोलक वगैरह बजाते थे। तो एक दिन शंकर जी ने ये कहा, अंदाज फिल्म बन रही थी जीपी सिप्पी जी की जी। तो उन्होंने ये, अब शंकर जी जो थे वो बहुत ही उस वक्त से ही बहुत मतलब सबसे हटकर चीज़ें उनको करना पसंद थी। तो उन्होंने ये जोर दिया कि जो बच्चों का गाना, एक सिचुएशन ऐसा आया कि बच्चों ने गाना गाना है, तो वो बोले कि मैं ये गाना बच्चों से ही गवाऊंगा। अच्छा। अब उस वक्त तो ये नहीं रीत था ना, बड़े लोग ही जो इस्टेब्लिश सिंगर्स थे वो ही गाते थे। अब सब ने उनके साथ मतलब एक लड़ाई झगड़ा ही हुआ कि भाई नहीं, ऐसा तो कोई बच्चा हो ही नहीं सकता जो वो हमको बात दे, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल गाना है। तो वो बोले नहीं, मैं ढूंढूंगा। सबसे कहा उन्होंने, तो चंद्रकांत जी ने मेरा नाम उन्हें बताया। अब मेरे पिताजी भोला श्रेष्ठ जी वो ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में थे। उन्होंने, उनके बारे में थोड़ा सा मैं अगर बताऊं, खेमचंद प्रकाश जी जिन्होंने फिल्म, सबसे जो मशहूर फिल्म उनकी थी महल, तो खेमचंद प्रकाश जी के साथ मेरे पिताजी बतौर असिस्टेंट काम किया करते थे। और आज मैं अगर ये बोलूं कि वो गाना जो सबसे मशहूर था, ये गाने वाला, उसको कंपोज करने में मेरे पिताजी का बहुत योगदान रहा है। उसके बाद उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ काम किया बहुत, एक लंबे अरसे तक उनके संगीत में बहुत योगदान उनका था। तो डैडी को तो सभी लोग जानते थे। तो जब इन्होंने कहा कि भोला जी की बेटी है, तो बोले कि अच्छा, तो फिर तू गाती होगी, अच्छा ले आओ। तो दूसरे दिन मुझे उन्होंने बुलाया, मैं गई और मुझसे सिर्फ उन्होंने पूछा कि किस सुर से गाती हो। मैं थोड़ा बहुत सीखना मैंने शुरू किया था डैडी से। तो मैंने कहा काली एक। तो बोले अच्छा, तो सारे गा मा गा। तो मैंने सारे गा मा बस मध्यम तक ले गए और बोले अरे किसको उठा के लेके आया, ये तो डरबी का घोड़ा है, ये तो चलेगा नहीं, दौड़ेगा। बस मेरी मौसी आई थी साथ, मौसी और मामा ही आते थे साथ। बोले इसे ले आइए कल रिकॉर्डिंग के लिए। मौसी ने कहा गाना सिखाएंगे नहीं? बोले क्या ज़रूरत है, सीख लेगी वो उधर ही। बस वो फिल्म थी अंदाज। बिल्कुल। गाने के बोलते हैं ना बोलो बोलो। और इससे पहले की बात को आगे बढ़ाएं, एक छोटी सी झलक हो जाए प्लीज। है ना बोलो बोलो, है ना बोलो बोलो, पापा बोलो बोलो,
मम्मी बोलो बोलो पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है ना। बहुत खूब। तो है ना बोलो बोलो से आप एकदम से लाइट में आई और उस समय आप सुषमा श्रेष्ठ लिखती जी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गीत तो लोगों की जुबान पर चढ़ गया अंदाज के बाद। तो अंदाज के बाद आपको सेकंड ब्रेक कैसे मिला? इसके बाद ये गाना एक्चुअली रिकॉर्ड हुआ था 1969 में और फिल्म रिलीज हुई 1971 में। जिस साल मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। मेरा एक शो था पंजाब, मैं शोज करने लगी थी ना, तो वहाँ एक बहुत बड़ा ग्रुप है पंजाब एसोसिएशन, जो लोग वो लोग हर साल बैसाखी दी का प्रोग्राम करते हैं। बैसाखी दी रात, बैसाखी दा मेला, जो पंजाबियों का बहुत मतलब मशहूर एक फेस्टिवल माना जाता है। तो 12 अप्रैल को 1971 मेरा वो प्रोग्राम था मुंबई के रंग भुवन ऑडिटोरियम में, और 11 अप्रैल को मेरे पिताजी का इंतकाल हुआ अचानक। उनको हार्ट फेलियर हुआ, लेकिन मैं उस प्रोग्राम में गई। 12 अप्रैल को मैं गाने गई। वो प्रोग्राम होने के बाद मुझे बहुत पंजाब एसोसिएशन ने बहुत सपोर्ट किया। मुझे उन्होंने एक स्कॉलरशिप अनाउंस किया, और वहाँ जब अनाउंस हुआ कि ये बच्ची इस हालात में गा रही है, तो सुनने में आया कि एक मतलब शख्स उस दिन ऑडियंस में नहीं था जिसने आंसू नहीं बहाया। तो उसके बाद क्या, मैं बहुत शोज करने लगी, स्प्रेड होने लगी, बहुत लोग जानने लगे। तो करते करते एक दिन एक प्रोग्राम मैंने षणमुख आनंद हॉल में किया, जो मुंबई का बहुत मशहूर ऑडिटोरियम है। एक अवार्ड फंक्शन था, वहाँ मुझे कल्याण जी आनंद जी ने सुना। वो कल्याण जी भाई तो पहले से ही नई नई प्रतिभाओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं। मुझे बुलाया, उन्होंने कई लोगों से मुझे मिलाया, मतलब बुला बुला कर लोगों को सिखाते मतलब सुनाते थे। और मेरे उस्ताद ताज अहमद खान साहब, जिनसे मैंने संगीत की मतलब सही ढंग से तालीम ली, उनको भी कल्याण जी भाई ने ही मेरे पास भेजा। तो इसके बाद मैं कहूँगी कल्याण जी भाई ने ही मुझे ब्रेक दिया। फिल्म ललकार, रमानंद सागर जी की एक फिल्म बनी थी जी, और राजेंद्र कुमार जी, माला सिन्हा जी। तो उसमें मैंने एक भजन गाया था महेंद्र कपूर जी के साथ। क्या बोलते उसके? शाम जी के द्वार पे कैसी निराशा। मैं वही, शाम जी के द्वार पे कैसी निराशा, प्रभु चरणन में छोड़ना आशा, ऐसा कुछ था वो। तो उसके बाद करते करते फिर पंचमदा से मैं मिली, आर.डी. बर्मन जी से। उन्होंने मेरा गाना सुना। उन्होंने फिर मुझे, सबसे पहले गुलजार अंकल की फिल्म आई थी ना परिचय, उसमें वो एक गाना था, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, वो गाया मैंने। और पंचमदा तो बाबा, मतलब मैं कहती हूँ कि ऐसा प्यार करते थे वो मुझसे। तो 12 अप्रैल को 1971 मेरा वो प्रोग्राम था मुंबई के रंग भुवन ऑडिटोरियम में, और 11 अप्रैल को मेरे पिताजी का इंतकाल हुआ अचानक। उनको हार्ट फेलियर हुआ, लेकिन मैं उस प्रोग्राम में गई। 12 अप्रैल को मैं गाने गई। वो प्रोग्राम होने के बाद मुझे बहुत पंजाब एसोसिएशन ने बहुत सपोर्ट किया। मुझे उन्होंने एक स्कॉलरशिप अनाउंस किया, और वहाँ जब अनाउंस हुआ कि ये बच्ची इस हालात में गा रही है, तो सुनने में आया कि एक मतलब शख्स उस दिन ऑडियंस में नहीं था जिसने आंसू नहीं बहाया। तो उसके बाद क्या, मैं बहुत शोज करने लगी, स्प्रेड होने लगी, बहुत लोग जानने लगे। तो करते करते एक दिन एक प्रोग्राम मैंने षणमुख आनंद हॉल में किया, जो मुंबई का बहुत मशहूर ऑडिटोरियम है। एक अवार्ड फंक्शन था, वहाँ मुझे कल्याण जी आनंद जी ने सुना। वो कल्याण जी भाई तो पहले से ही नई नई प्रतिभाओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं। मुझे बुलाया, उन्होंने कई लोगों से मुझे मिलाया, मतलब बुला बुला कर लोगों को सिखाते मतलब सुनाते थे। और मेरे उस्ताद ताज अहमद खान साहब, जिनसे मैंने संगीत की मतलब सही ढंग से तालीम ली, उनको भी कल्याण जी भाई ने ही मेरे पास भेजा। तो इसके बाद मैं कहूँगी कल्याण जी भाई ने ही मुझे ब्रेक दिया। फिल्म ललकार, रमानंद सागर जी की एक फिल्म बनी थी जी, और राजेंद्र कुमार जी, माला सिन्हा जी। तो उसमें मैंने एक भजन गाया था महेंद्र कपूर जी के साथ। क्या बोलते उसके? शाम जी के द्वार पे कैसी निराशा। मैं वही, शाम जी के द्वार पे कैसी निराशा,
प्रभु चरणन में छोड़ना आशा, ऐसा कुछ था वो। तो उसके बाद करते करते फिर पंचम दा से मैं मिली, आर.डी. बर्मन जी से। उन्होंने मेरा गाना सुना। उन्होंने फिर मुझे, सबसे पहले गुलजार अंकल की फिल्म आई थी ना, परिचय, उसमें वो एक गाना था, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, वो गाया मैंने। और पंचम दा तो बाबा, मतलब मैं कहती हूँ कि ऐसा प्यार करते थे वो मुझसे। और मतलब मेरे साथ कोरस में जतिन, ललित, उनकी बहन विजेता जो गुजर गई, संध्या, वो हम सब गाते थे। और ललित तो आज भी मुझे कहता है, बहुत अच्छे दोस्त हैं हम, ललित आज भी कहता है कि पंचम दा तेरे प्रति बहुत पार्शियल थे। मतलब इतने सारे बच्चों के बीच भी मेरे लिए एक लाइन ढूंढ ही लेते थे। आपके प्रति एक अलग ही लगाव था पंचम दा का। वो मेरे डैडी की वजह से, ऑफ कोर्स। क्योंकि मैं जब एस.डी. बर्मन जी से भी मिलने गई तो उन्होंने मुझे यही कहा कि ये कभी मत समझना ये किसी म्यूजिक डायरेक्टर का घर है, तुम अपने चाचा के घर आ रही हो और आओगी बेधड़क जब जी करता है, और पंचम तुम्हारा बड़ा दादा है। उस दिन से जो दादू वो थे, तो अंतिम सांस तक वो दादू ही रहे मेरे लिए। तो पंचम दा के साथ पहली फिल्म कौन सी की? वही मैं वहीं आ रही हूँ। तो करते 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 उस फिल्म की बारी आई, आ गले लग जा। और वो गाना मेरे लिए नहीं बना था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो लता जी गाने वाली थी, किसी कारणवश नहीं आ सकी। तो पंचम दा ने घर पे फ़ोन किया और कहा कि मेरी दीदी से कहा सुषमा को ले आओ, अगर वो गा गई तो गाना उसका, नहीं तो लता जी आकर डब करेंगी। मैं सेट पर गई और किशोर अंकल गा चुके थे अपना पार्ट, क्योंकि वो एक उनका सोलो है और एक डुएट है। तो वो सोलो पार्ट मुझे सुनाया गया और कहा कि भाई जैसा है ये पहला अंतरा पूरा तुम्हें ऐसे ही गाना है और यही शब्द है। थोड़ा बहुत चुटुक पुटुक, पंचम दा ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे थे। आते जाते रिहर्सल हुई सब, फिर मैं माइक पे गई, वहाँ पे एक दो रिहर्सल, कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। फिर पता एकदम से पंचम दा दौड़ते हुए आए और मुझे इतनी जोर की गले लगाकर बोले कि you've done it, गाना तुम्हारा। फिर पता पड़ा कि वो मनमोहन देसाई जी का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वो फिल्म के डायरेक्टर थे। तो जब तक वो ना आए और वो ओके ना करें तो कोई कुछ मतलब निर्णय ले ही नहीं पा रहा था ना। मनमोहन देसाई जी बोले ये तो आवाज़ बिल्कुल फिट है मेरे कैरेक्टर के लिए और बच्चा अच्छा गा रहा है, क्या ज़रूरत है डब कराने की। फिर उसके बाद वो गाना मैंने गाया और एवरग्रीन सॉन्ग बन गया है वो, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। और हम चाहेंगे कि आपकी मीठी आवाज़ में हमारे श्रोता वो भी सुन लें। ओ तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तो या जाने ना हो, माने तो या माने ना। बहुत सुंदर। और जो लोग वो गाना सुन रहे हैं और आपका अभी का गाना सुन रहे हैं, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मालिक का तो ये तो आपका सिलसिला जो बच्चों के लिए गानों का जो चला, उसके बाद कब आप सुषमा श्रेष्ठ के बाद पूर्णिमा के नाम से लोगों के सामने आई और एक बार फिर से आपका जो गायन का सफर शुरू हुआ? जी इसके बाद ना मैंने काफ़ी मतलब क्या हुआ तेरा वादा, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। फिर अच्छा वो भी गाना आया था ना, बड़े अच्छे लगते हैं, उसमें भी वो सारे डायलॉग्स मेरे ही बोले हुए हैं। तो ऐसे करते करते ऑफ कोर्स वक्त गुजरता गया। फिर पंचम दा ना धीरे धीरे मुझे गवा रहे थे। जैसे मैंने एक फिल्म आई थी उनकी शायद नरम गरम, उसमें एक वो हीरोइन थी किरण वैराले, उसके लिए मैंने गाया था, एक बात सुनी है चाचा जी बतलाने वाली है, वो गाना गाया था। फिर सिम्मी जी के लिए बर्निंग ट्रेन में अच्छा एक लास्ट का जो एक क्लाइमैक्स गाना था, तेरी है जमी तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर, ये उन्होंने गवाया। फिर 1980 में 1980 में मेरी शादी हुई, थोड़ा सा गैप आ गया करियर में और फिर थोड़ी अरसे के बाद मैं जिंगल्स गाने लगी। इतने जिंगल्स गाने लगी कि दिन में 6-6 7-7 जिंगल्स गाती थी। लेकिन ऑफ कोर्स कहीं पे ऐसा लगता था कि नहीं कुछ और करना है ज़िंदगी में, कुछ और करना है।
फिर मालिक ने करम किया और मैंने टिप्स कंपनी के लिए गाना शुरू किया, ये कवर वर्जन्स। तो मैंने जो आशा जी के कवर वर्जन्स गाए थे ना, वो बहुत मतलब लोगों ने बहुत उसको सराहा, बहुत पसंद किया। तो वो टिप्स कंपनी ने एक्चुअली मुझे पहला ब्रेक दिया। उनकी एक फिल्म आई थी बहारों की मंजिल, ना कुछ बहारों की मंजिल, राम लक्ष्मण जी का म्यूजिक था। फिल्म नहीं चली लेकिन एक गाना बहुत चला, तुम ताना नाना ताना, सुनाइए। तुम ताना नाना ताना तारा तारा, ये दिल है दीवाना, ये बहुत चला गाना। उस गाने को अनु मलिक जी ने सुना और उन्होंने एक दिन फ़ोन किया और मुझे कहा कि कुछ बात है तुम्हारी आवाज़ में। मैं बोल नहीं, और उन्होंने बहुत एक अच्छा मुझे कॉम्प्लीमेंट क्या दिया, बोले कि शमशाद बेगम जी की आवाज़ में जो एक नेज़ल, एक अजीब सी एक नेज़ल खनखनाहट थी, वो मैं तुम्हारी आवाज़ में पाता हूँ। और मेरा एक गाना है, गाओगी? मैंने कहा ऑफ कोर्स गाऊंगी। वो फिल्म थी माँ। बरसात में जब आएगा सावन का महीना, और वो गाना डेविड धवन जी ने कहीं सुना। वो उनकी फिल्म बन रही थी, बोल राधा बोल। उन्होंने जिद की आनंद मिलन जी के साथ पास के, भाई ढूंढो इसे, पूर्णिमा। अब इंडस्ट्री के लोग तो जानते थे। अच्छा, ये मैं कहना चाहूँगी कि जब टिप्स के लिए मैं गाने लगी ना, उस वक्त मैंने अपना नाम चेंज किया। अच्छा। और वो कारण ये था कि ये बहुत एक मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी कि मुझे एक नए इमेज में ही पेश किया जाए, क्योंकि तब तक लोग यही समझते थे कि मैं बच्चों के गाने गा रही हूँ, और कहीं लोग ये ना समझें कि भाई ये बच्चों के गानों की कैसेट है, या तब तो कैसेट्स चलती थी। तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टिप्स ने ही पूरा प्लान किया कि तुम्हें एक नए नाम, नए इमेज से ही हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मेरा नाम जो है, मेरे पत्रिका में पूर्णिमा, प अक्षर है मेरा, कन्या राशि है मेरी तो मेरा नाम पूर्णिमा, वहाँ मैंने कहा पूर्णिमा ही रखेंगे, तो पूर्णिमा बन गया। तो जब डेविड जी बोले कि पूर्णिमा को ढूंढो यार, पूर्णिमा नाम की कोई सिंगर है, तो वो तो जानते ही थे। आनंद मिलन जी बोले हाँ हम जानते हैं। उनका फोन आया, फिर बोल राधा बोल का वो पहला गाना रिकॉर्ड हुआ। तू तारा। उससे पहले वो हुआ, मैं हूँ गाँव की गोरी बाबू रंग लहरे, जरा मुझको भी चलना सिखा दे तू। क्या बात? ये रिकॉर्ड हुआ। फिर तू तारा, और उसके बाद मेरी जिंदगी फिर आगे बढ़े, उससे पहले तू तारा हो जाए हमारे श्रोताओं के लिए। तू तारा, अरे तोड़ो ना दिल हमारा, सच्ची कहानी तुमको सुनाने आए हैं हम तो तुमको मनाने, कर दो हमें माफ, तुम कर दो ना। तू तारा। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा पूर्णिमा जी, जब आपके गायन शैली की बात होती है, आपके गायन सफर की बात होती है, तो एक अलग टोन है आपके गीतों की, एक अलग रंग है और एक अलग उसमें अंदाज है, और इसलिए कुछ गाने की विशेष चॉइस करके जो संगीतकार हैं वो आपको बुलाते हैं। इसके बारे में आपको क्या कहना है? हाँ, ये सही आपने पकड़ा, इस बात को सही बिल्कुल पहचाना, सही पकड़ा। और मैं क्या बोलूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे उस्ताद मुझसे, ताज अहमद खान साहब, मैं उन्हें अबू साहब कहती थी। बचपन से ही उनके ही घर में पली बड़ी। अम्मी, अबू और मेरे भाई सिराज, वक़ार बहुत होनहार हैं। तो अबू साहब हमेशा कहते थे कि बेटा आवाज़ वो जो 10 में पहचानी जाए, कि तुमने आवाज़ दो तरीक़े की दाद होते हैं। एक तो आपने आवाज़ लगाई और लोगों ने कहा कौन गा रहा है यार, और एक आपने आवाज़ लगाई और लोगों की गर्दन मुड़ी के कौन गा रहा है। तो वो दूसरे वाले कौन गा रहा है में तुम्हारी मैं गिनती, तुमको मैं देखना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि ये तो भगवान का ही, आवाज़ तो उसी की देन होती है ना, उसने जो दिया उसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बचपन से ही मुझे लगता है उसने मेरे सर पे हाथ रखा। और यही कुछ वजह रही कि आपके खाते में कुछ डांस नंबर ज्यादा है जो लोगों की जुबान पे चढ़ गए। और सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। मैं ना बचपन में जब गाने गाती थी ना, तो मैं ऐसे रोतड़ू गाने पकड़ती थी, बड़े इमोशनल। जैसे वो एक फिल्म बनी थी लाडला, निरूपा रॉय जी और बलराज साहनी जी थे, तो उसका गाना वो मैं बता आपको, काटो मुझे हंसी भी आ रही है मैं 5-6 साल की, बिल्कुल
इमोशनल होकर, कांटों की दुनिया है तुझसे जावा, ये इस तरह के गाने, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, इस तरह के गाने मैं चुनती थी। पता नहीं कैसे मेरे नसीब में ये गाने आ गए, लेकिन मैं बिल्कुल इसके बारे में मुझे कोई मतलब गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि मालिक ने जो दिया मुझे, भले मैंने कम गाने गाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी एक थोड़ी छोटी सी मुकम्मल जगह मैंने बनाई आप लोगों के दिलों में। नहीं, बहुत अच्छी दिलों में जगह है लोगों की, और वो आपके गाने आज भी सुन रहे हैं, झूम रहे हैं। अब बीच में एक कुछ लोगों का ये भी कहना था कि आपकी आवाज़ अलीशा चिनाव से काफ़ी मिलती है। वो स्टाइल, हाँ, मुझे लगता है हम दोनों की आवाज़ की जो एक टोनल क्वालिटी है ना, वो काफ़ी मिलती है। मानती हूँ मैं इस बात को, बिल्कुल मानती हूँ। और होता है, ऐसे कहते हैं ना, अपनी शक्ल के 7 इंसान बनाता है, तो आवाज़ की भी बनाता होगा शायद। लेकिन वो भी एक अपनी अपनी शैली है। अच्छा पूर्णिमा जी, आज लंबा सफ़र आपने तय किया है, और इस बीच आपने क्या महसूस किया है कि जो भारतीय सिनेमा है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्योंकि 100 साल का सिनेमा हो चुका है हमारा, और इसमें संगीत का पक्ष आपकी नज़र में क्या है? देखिए, मैं इस बारे में थोड़ा सा अलग सोचती हूँ। मैं बहुत इसके बारे में लिबरल हूँ, ब्रॉड माइंडेड हूँ। मुझे लगता है बदलते वक्त के साथ अगर हम ना बदलें तो फिर हमारी सोच जो है वो एक बहुत मुख्तसर सी हो जाती है, और जो बदलता है वही सही है, और बदलते वक्त के साथ बदलना ही सही है। मुझे नहीं लगता कि आज के बच्चे जो काम कर रहे हैं वो कुछ भी हटके, या देखिए सुर वही साथ हैं, वहीं घूमेंगे हम, और कहाँ जाएंगे। पर जो काम आजकल के बच्चे भी कर रहे हैं, मुझे लगता और भी उनके लिए कठिन है हमसे ज़्यादा। हमारे दौर तक जो हमने काम किया, मेरे कलीग्स जैसे अलका या कविता, हम सब ने जो काम किया, मुझे लगता हम बहुत खुशनसीब थे कि हमको फिर भी हमारी चॉइस का और हमारे लिए गाने बनते थे। तो हमारे मतलब एक मुझे लगता है टेस्ट का, या हमको फिट होने वाले गाने, हमको वैसा काम मिला, हमारी एक पहचान हमें मिली। पर आजकल के बेचारे बच्चे, आप सोचिए, एक गाना जो गाने जाते हैं तो उन्हें ये भी नहीं मतलब एक भरोसा होता कि ये गाना हमारा रहेगा भी या नहीं, क्योंकि उस एक गाने को 20 लोगों से गवाया जाता है। अब देखिए, कोई भी जानकर तो अपना काम खराब नहीं करेगा। जब आप काम करने आए हो तो जाहिर बात है आप ईमानदारी से ही करोगे काम, है ना। लेकिन ये दौर ऐसा हो गया, ये वक्त ऐसा हो गया कि एक गाने को 20 लोग गाते हैं, फिर उसमें से अब जिसके नसीब। पूर्णिमा जी, एक बात और महसूस ये की जा रही है कि आज के जो कंपोजर हैं, जो संगीतकार हैं, वो नई नई प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए ज़्यादा प्रयत्नशील हैं, बनिस्बत इसके कि स्थापित कलाकारों को अपनी फिल्मों में मौका दें। आप देख रही होंगे आजकल की जो फिल्में आ रही हैं, बहुत नए नए बच्चों को मौका दिया जा रहा है। तो इससे आपको क्या लगता है कि स्थापित कलाकारों को कुछ निराशा हुई है क्या? होनी तो नहीं चाहिए, बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। हमने अपना दौर देखा भाई, बहुत अच्छा दौर देखा। जो देखा, नहीं देखते तो शायद आप आ जाते ही नहीं, इतनी इज्जत हमें नहीं बख्शते आप। तो क्या है उसमें? अरे मुझे देखिए, जब मैं गाती थी, छोटे से शुरू किया था मैंने, तो माफ़ कीजिएगा छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन मुझे नहीं याद कि किसी भी हमारे मतलब मंझे हुए आर्टिस्ट ने कभी भी हमारे पेट को थपथपाया या हमें सराहा या हमारी हौसला अफजाई की। उस वक्त मैंने एक अपने आप से वादा किया था कि अगर कभी ज़िंदगी में मुझे भगवान ने वो एक ओहदा दिया, तो मैं मेरे पीछे आने वाले बच्चों को ज़रूर उनकी उंगली थाम कर सही रास्ता दिखाऊंगी, जो कि मैं कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। तो निराशा कैसी? हमने अपना हम किसी और को तोड़कर आए, तो हमें तोड़कर अगर कोई आया तो इसमें निराशा कैसी? मुझे तो लगता है कि बल्कि, और अगर आपको डटे रहना है तो कमर कसकर आपको और अपने आप को इतना आगे बढ़ाना है, अपनी कला को, कि जो बच्चे हमें सुने तो हर बार हम में कुछ नया पाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, कुछ और आपके फिल्मी सफ़र की बात करते हैं। और कौन कौन सी ऐसी यादगार फिल्मों का जिक्र आप करना चाहती हैं जिसके माध्यम से पूर्णिमा जी को ऊपर उठने का मौका मिला और जिसके आप हमेशा शुक्रगुजार रहेंगी? मेरा एक बहुत प्यारा गाना है, शाम है धुआं धुआं, फिल्म दिल जलेगा। मुझे लगता है मैं बहुत खुशकिस्मत रही हूँ, मुझे अच्छे अच्छे गाने मिले बहुत। जी जी। भले तब लोगों ने सोचा होगा एक हाथ गाना शायद कि अरे यार ये क्या है, जैसे सरकाई लोग खटिया, लेकिन उसकी एक अपनी ब्यूटी थी। बिल्कुल।
एक अपना उसका एक रंग था। तो वो गाना, फिर एक फिल्म आई थी पहचान, मेरे ख्याल, हाँ, सुनील शेट्टी जी की थी। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मेरे एक दो गाने बहुत अच्छे थे। धीरे धीरे नजर लड़ने दे, हौले, धीरे धीरे नजर लड़ने दे, हौले हौले जहर चढ़ने दे, जब नशा छाएगा तब मजा आएगा, इतनी जल्दी है क्या, तक टिक टक तुम। वाह वाह वाह। तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है मेरा। अच्छा, एक फिल्म आई थी, मुझे उसका सैडली नाम याद नहीं आ रहा था, पर वो तब्बू की सबसे पहली फिल्म थी ऋषि कपूर जी के साथ। अच्छा। उसमें एक गाना, मतलब मेरे सारे गाने उसमें अच्छे थे, पर एक गाना मुझे बहुत पसंद है, क्यों नहीं चला मुझे नहीं मालूम। सावन महीना लगी है झड़ी, छत है न छतरी मुश्किल पड़ी, रे 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 रा 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 रा, अरे लड़की है तो या कोई हथकड़ी, सावन महीना लगी है झड़ी। अच्छी कंपोजिशन, बहुत ज्यादा। तो ऐसे कई गाने हैं। और आप भूल रही हैं उन फिल्मों को, एक तो उसमें से एक वो तो चने थी के खेत में, चने के खेत में, चने के खेत अंजाम में हीरो नंबर 1, हाँ। इनको कैसे भूल सकती हूँ। और एक वो इश्क एक फिल्म आई थी, इश्क। अखियां तू मिला ले राजा, वो भी बहुत प्यारा गाना है मेरा। और प्यारा है, जब आपने गाना बोला है तो आपको गाने की तमन्ना भी हो रही होगी। एक्चुअली इसमें हम 5 सिंगर्स थे। वो मिस्टर, हाँ जी जी, नहीं अभिजीत थे उसमें, अभिजीत, कविता, मैं, सुदेश भोसले और अनु मलिक खुद। आपका वर्जन सुना। मेरा था अखियां तू मिला ले राजा, आए हैं दिन बहार के, अखियां तू चुरा न राजा, जाए न दिन ये प्यार के, नींद उड़ती है उड़ने भी दे, चैन खोता है खोने भी दे, जान जाती है जाने भी दे, इश्क होता है होने भी दे, अखियां तू मिला ले राजा। क्या बात है, क्या बात है। तो इन दोनों पूर्णिमा जी, क्या आपकी मसरूफियत चल रही है, क्या विशेष काम कर रही हैं आप? जो बच्चे देखिए बाहर से आते हैं मुंबई, सबका सपना होता है ना कि मुंबई में आकर कुछ ना कुछ अपनी एक छोटी सी दुनिया बना लें। तो जो बच्चे मेरे टच में आते हैं, पता नहीं कैसे एक कान दो कान मैदान हो गया, और बच्चों को ये एक मुझ पर, और मैं बहुत इस बारे में गर्व महसूस करती हूँ कि वो सब मुझे माँ कहते हैं। और एक गर्व महसूस इसीलिए होता है कि अगर आप सोचिए ना कि 10 बच्चे जिन्हें मैंने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, वो अगर मुझे माँ कहें और उन्हें मुझ पर इतना भरोसा हो कि हम किसी भी वक्त फ़ोन उठाकर माँ से बात कर सकते हैं, हमें जब भी माँ की ज़रूरत होगी माँ हमारे लिए है, चाहे वो बात करने के लिए क्यों ना हो। मेरा फ़िलहाल मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि उन बच्चों को सही रास्ता दिखाऊं, उनके लिए रहूं हमेशा। उन्हें जब रोना हो, उन्हें जब अपनी क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेशंस निकालनी हो, तो उन्हें वो कंधा मैं दूं जिसकी बहुत ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही भावना मेरे ख्याल से हर कलाकार में होनी चाहिए, ताकि नवोदित प्रतिभाएं जो आ रही हैं उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिले, सही मार्गदर्शन मिले। बहुत बार क्या होता है ना कि आपको अगर सही वक्त पे अपने दिल की बात बोलने के लिए वो मौका ना मिले ना, तो फिर बहुत बार कुछ भी कर देते हैं बच्चे। हम कैसे सुनते हैं ना पेपर में आए दिन, ये इसीलिए होता है कि सही वक्त पे कोई मिलता नहीं उन्हें जो उनकी वो छोटी सी बात सुन ले, वो शिकायत सुन ले। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रहूँ इन बच्चों के।